हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संवदिया कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संवदिया के लेखक कौन है और इस कहानी में क्या बताया गया है? संवदिया कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस कहानी में एक संदेशवाहक हरगोबिंद के माध्यम से मानवीय संवेदना, करुणा और एक पात्र की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है। कहानी की पात्र बड़ी बहू एक दुखद जीवन जी रही है और वह हरगोबिंद के माध्यम से अपनी मां तक एक संदेश पहुंचाना चाहती है। संवदिया किसे कहते हैं और संवदिया की मुख्य विशेषता क्या है? संवदिया का अर्थ है संदेशवाहक, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि वह संदेश को ठीक उसी भाव और लहजे में पहुंचाता है जैसा उसे बताया गया है। संवदिया में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और गांव वालों के मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा है? संवदिया किसी के गुप्त समाचार को इस प्रकार ले जाता है कि पक्षी तक को उसके बारे में पता नहीं चलता। संवदिया को संवाद का, यानी किसी के द्वारा कही गई बात का हर शब्द याद रखना पड़ता है। संवदिया संवाद को उसी लहजे और सुर में सुनाता है जैसा उसे सुनाया जाता है। गांव वाले संवदिया के बारे में बहुत ही गलत धारणा रखते हैं, जैसे उसे कामचोर, निठल्ला और पेटू किस्म का आदमी कहा जाता है। वह औरतों की गुलामी करता है और उनकी मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाता है। हवेली की बड़ी बहू की स्थिति दयनीय क्यों हो गई थी? बड़ी बहू के पति की अचानक मृत्यु के बाद सभी भाइयों ने आपस में मिलकर बंटवारा कर लिया और सब कुछ छीनकर शहर चले गए थे। बड़ी बहू के पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी तंगी आ गई थी। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोबिंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई? बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोबिंद के मन में कई प्रकार की आशंका हुई। वह सोचने लगा कि अब के जमाने में उसकी क्या जरूरत पड़ सकती है, जबकि अब तो गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। डाक पत्र के द्वारा संदेश भेजा जा सकता है और दूसरे का हाल चाल भी जान सकता है, तो फिर उसे क्यों बुलाया गया है? उसे तभी याद किया जाता है जब कोई गोपनीय समाचार कहीं भिजवाना हो। हरगोबिंद बड़ी हवेली की दशा के बारे में अच्छे से जानता था और बड़ी बहुरिया की स्थिति का भी उसे ज्ञान था, इसीलिए उसके मन में कई प्रकार की आशंकाएं हुई। बड़ी बहू अपने मायके संदेश क्यों भिजवाना चाहती थी? बड़ी बहू आर्थिक तंगी के कारण अपनी बड़ी हवेली में अकेलेपन और घोर दरिद्रता का जीवन बिता रही थी। जो कभी इस हवेली में राज किया करती थी, आज वो दाने दाने की मोहताज है। वह बथुआ साग खाकर अपना पेट भर रही थी। उधार न चुका पाने के कारण भी उसे सुनना पड़ता था। देवर देवरानी उसे छोड़कर शहर चले गए थे। अब बस उसे अपने मायके का ही भरोसा था। इस यातना से मुक्ति पाने के लिए वो अपने मायके के एक कोने में भी पड़ी रहना चाहती थी। इसीलिए बड़ी बहू मायके संदेश भिजवाना चाहती थी। हरगोबिंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। हवेली पहुंचकर वो उन दिनों को याद करने लगता है जब हवेली में दिन रात नौकर नौकरानियों की और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। जहां आज हवेली की बड़ी बहू अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर फटक रही है, वहीं कभी वो इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर गांव के कई परिवारों का पालन पोषण करती थी। बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उनके जाने के बाद तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके हर चीज का बंटवारा कर लिया। यहाँ तक कि बड़ी बहू के शरीर के जेवर और बनारसी साड़ी तक का बंटवारा कर लिया गया। संवाद कहते वक्त बड़ी बहू की आंखें क्यों छलछला आई थी? संवाद कहते वक्त बड़ी बहू की आंखों से आंसू छलक रहे थे, क्योंकि वो अपनी आज की दशा से बहुत ही बेचैन हो रही थी, जिस कारण वो आत्महत्या तक करना चाहती थी। न उसके पास खाने पीने का कोई प्रबंध था और न उसका कोई दुख दर्द बांटने वाला था। उसके अंदर की जीने की इच्छा तक मरती जा रही थी। उसके मन का दुख आंसुओं के रूप में बह रहा था। वो अंदर से बहुत दुखी थी। वह मायके रहकर अपने भाई भाभीयों की नौकरी तक करने को तैयार थी, क्योंकि उसके पास खाने पीने की चीजों का उधार चुकाने तक की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। अपनी इसी दुर्दशा को देखकर उसकी आंखें छलछला आई थी।
हरगोविंद बड़ी बहू का संवाद उसके मायके में क्यों नहीं सुना पाया? हरगोविंद बड़ी बहू के मायके में उनके संवाद को सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगा कि ये उसके गांव का अपमान होगा कि वह अपनी लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाया। बड़ी बहू के चले जाने के बाद उसके गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। वह बूढ़ी माँ को बड़ी बहू की वास्तविक दशा बताकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था, और ना ही वो ये चाहता था कि उनकी बड़ी बहू अपने भाई भाभीयों की नौकरी करे। इसीलिए अपने गांव की इज्जत बचाने के खातिर उसने बड़ी बहू का संवाद उसके मायके में नहीं सुनाया। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहू के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। बड़ी बहू के मायके से वापस लौटकर हरगोविंद जैसे तैसे अपने गांव जलालगढ़ पहुंचा। क्योंकि वह 20 कोस पैदल चलकर आया था, इसीलिए वह अपने होश हवास में नहीं था। बड़ी बहू के हाथ से थोड़ा दूध पीकर उसे होश आया। तब उसने बड़ी बहू के सामने एक संकल्प लिया कि अब से मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं। बड़ी बहू, तुम मेरी माँ हो और इस सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा और तुम्हारा सब काम करूंगा। उसने बड़ी बहू के सामने प्रार्थना की कि वो इस गांव को छोड़कर न जाए। हरगोविंद ने बड़ी बहू की माँ को क्या संदेश दिया? हरगोविंद ने माँ से कहा कि वह दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर आपसे मुलाकात कर जाएंगी। वह अभी नहीं आ सकती क्योंकि सारी गृहस्थी का भार उन पर ही है। वह गांव की लक्ष्मी है। हरगोविंद जलालगढ़ तक पैदल क्यों गया? हरगोविंद के पास जितने पैसे थे उससे धार तक का टिकट लिया जा सकता था। वह बिना टिकट एक स्टेशन आगे नहीं जा सकता, इसीलिए उसने 20 कोस पैदल चलने का फैसला किया। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी किधर की ओर जाया करती थी? 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी थाना बीरपुर, खगड़िया और बरौनी की ओर जाया करती थी। हवेली में गृहस्थी का काम कौन संभालता था? हवेली में गृहस्थी का काम बड़ी बहू संतरा संभालती थी। काबुली कायदा से आप क्या समझते हैं? काबुली व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम कानून काबुली कायदा कहलाते हैं। हरगोविंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। जब व्यक्ति उधार कपड़ा देता था तो वह बहुत विनम्रता से बात करता था, लेकिन जब उधार वापस मांगने पर आता था तो जुल्म की हद पार कर देता था। तभी से काबुली कायदा कहावत बन गई थी। संवाद सुनकर हरगोविंद की मनोदशा का वर्णन कीजिए। संवाद सुनकर हरगोविंद दुविधा में पड़ गया था। एक तरफ उसे बड़ी बहू के आदेश का पालन करना था और दूसरी ओर उसे अपने गांव की इज्जत भी बचानी थी। वह सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे।